गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में बायोलॉजी एट फिंगर टिप्स बाय सौरभ यादव। और इसमें हम लोग कर रहे थे मिनरल एंड न्यूट्रिशन। लगभग जितने भी कंसेप्ट हो गए थे वो सारे लगभग कंप्लीटेड थे। अब ईच एंड एवरी माइक्रो और माइक्रो एलिमेंट्स के बारे में हम बारी बारी पढ़ेंगे। उसका फंक्शन क्या है, किस फॉर्म में ये ऑब्जर्व्ड होता है फ्रॉम द सॉइल से, और इसके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस और कुछ डेफिशिएंसी सिम्टम जो हमने ऑलरेडी कर रखे हैं उसको भी यहाँ रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आते हैं। जो पहला दे रखा है इन द एनसीईआरटी, द फर्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ नाइट्रोजन हैज बीन गिवन, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया है जिसमें पूरे नाइट्रोजन के बारे में ईच एंड एवरीथिंग इज गिवन है। पहले इस तरह से हम देखते जाएंगे। नाइट्रोजन, जैसे कि मैंने बताया था कि द ट्रिक इन ऑर्डर टू रिमेंबर व्हाट आर द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, द पीके का कौन सा मग, पीके का कौन, CHON, एंड फॉर नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन इज अ माइक्रो मॉलिक्यूल फर्स्ट ऑफ ऑल। नाउ नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड इन द ग्रेटेस्ट अमाउंट इन प्लांट। अगर मैं बोलूं कि जो मैक्रो एलिमेंट्स है उनमें से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, कौन होगा, नाइट्रोजन। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी से पूछा जाएगा कि जो नाइट्रोजन होता है वो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब्ड होता है। तो आपको ध्यान रखना होगा ये मेनली ऑब्जर्व होता है NO3- के फॉर्म में, दैट इज नाइट्रेट के फॉर्म में। अगर नाइट्रेट नहीं है, ग्रेटर देन का साइन लगाया है, इसका मतलब अगर नाइट्रेट नहीं है तो उसको उसकी जगह पे क्या ले सकते हैं, नाइट्राइट, और नहीं तो अमोनियम आयन। लेकिन अगर वहां पे ये तीनों है तो सबसे पहले किसको लेगा प्लांट, नाइट्रेट को लेगा। ठीक है, अगर ये अवेलेबल नहीं है तब वो नाइट्राइट और अमोनियम आयन को लेगा, एब्जॉर्ब करेगा। नाइट्रोजन की अगर बात करें तो इट इज रिक्वायर्ड बाय ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स। लेकिन अगर स्पेसिफिकली बात करें कि किसके द्वारा सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड होता है नाइट्रोजन, किसकी मदद करता है, तो ये नाइट्रोजन पार्टिकुलरली रिक्वायर्ड होता है किसमें, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। और जो भी मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स होती हैं, यानी कि जहां पे एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होंगे, उनमें ज्यादातर इंपॉर्टेंट होता है क्या, नाइट्रोजन। नेक्स्ट पॉइंट अगर बोलें कि नाइट्रोजन इज अ मेजर कंस्टिट्यूएंट, ये नाइट्रोजन कहां कहां पाया जाता है। हमने बहुत बार स्ट्रक्चर देखा होगा कि इसका अमाइनो एसिड, बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलकर क्या बनाती हैं, प्रोटीन। वो देयर इज द NH2, यानी नाइट्रोजन is a major constituent part of protein. Nitrogen is also found in the nucleic acid. There are two type of rings that is found in the purine and pyrimidine ring. उनमें भी मौजूद होता है नाइट्रोजन। सो न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर्स में भी क्या पाया जाता है, आपका नाइट्रोजन। विटामिन की बात करेंगे तो विटामिन बी और विटामिन B2 और B3 का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो वहां भी आपको नियासिन जो है, और जाके देखेंगे तो आप वहां पे आइडेंटिफाई करेंगे कि नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द विटामिन आल्सो। अगर हार्मोन्स की बात करें पार्टिकुलरली, तो कुछ अमाइन हार्मोन्स होते हैं, यानी ऐसे हार्मोन जो कि अमाइनो एसिड से डिराइव होते हैं, उनमें भी क्या मौजूद होता है, नाइट्रोजन। फॉर एग्जांपल ऑफ अमाइन हार्मोन्स के कुछ एग्जांपल्स हैं एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन, जिसको हम लोग इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। The seventh point, which is the most important point, it is found in the porphyrin ring. जब हमने स्ट्रक्चर बनाया था क्लोरोफिल का, वहां पे एक पाइरोल रिंग होती है और एक पोरफायरिन रिंग होती है। तो ये जो पोरफायरिन रिंग होती है ये पाया जाता है क्लोरोफिल में और दूसरा साइटोक्रोम में। किसमें, साइटोक्रोम। तो जहां कहीं भी क्लोरोफिल का नाम आता है, क्लोरोफिल इज समहाउ रिलेटेड टू द किससे, फोटोसिंथेसिस से। तो ये नाइट्रोजन का रोल है किस चीज में, फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। और हम पढ़ेंगे, जब आप ETS साइकिल पढ़ेंगे तो वहां पे एक एंजाइम है जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज।
सो ये साइटोक्रोम के स्ट्रक्चर में भी नाइट्रोजन पाया जा रहा है। और ईटीएस इज बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है या सिस्टम चलता है वो मेनली फॉर द एनर्जी जनरेशन, एटीपी जनरेशन। सो रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन सिंपली मींस क्या हो जाएगा, जहां पे लार्ज मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जाता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स में और वहां से एनर्जी गेन किया जाता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज रेस्पायरेशन। तो ये रेस्पायरेशन में भी मदद करता है। तो नाइट्रोजन फोटोसिंथेसिस में भी मदद करेगा और इलेक्ट्रॉन रेस्पायरेशन में भी मदद करता है, क्योंकि ये कहां पाया जाता है, क्लोरोफिल और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में भी पाया जाता है। नाउ लास्ट पॉइंट अबाउट द नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है तो उसके वजह से प्लांट्स में क्या देखने को मिल सकता है, क्लोरोसिस। क्या देखने को मिल सकता है, क्लोरोसिस। अगर आप प्रीवियस वीडियोस में जाएंगे तो मैंने एक ट्रिक बताई थी, क्लोरोसिस को जो भी एलिमेंट्स जिनकी वजह से क्लोरोसिस होती है उनको हमने याद किया था, मोंग्स फिर मांगे मंजन। किसे, मोंग्स फिर मांगे मंजन। तो उसमें जो मोंग्स था ये, उसमें एन मोलिब्डेनम के बाद क्या था, नाइट्रोजन। क्या था, नाइट्रोजन। सो मोंग्स फिर मांगे मंजन, इसकी वजह से क्लोरोसिस होती थी, तो यानी कि नाइट्रोजन भी इंक्लूडेड है। तो नाइट्रोजन की कमी से क्या होगी, क्लोरोसिस। इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन के लिए हमने याद किया था क्या, केवल मोंग्स। यहां भी क्या है, नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से सेल डिवीजन भी रुक सकता है। और डिलेज इन फ्लावरिंग के लिए हमने याद किया था मंडेज। क्या याद किया था हमने, मंडेज। तो यहां पे भी नाइट्रोजन था, तो आप याद कर सकते हैं नाइट्रोजन की डिफिशियंसी से क्या हो सकता है, क्लोरोसिस। नाइट्रोजन की डिफिशियंसी से सेल डिवीजन रुक सकता है और नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से फ्लावरिंग में भी देरी हो सकती है। सो दीज आर द पॉइंट्स दैट इज रिलेटेड टू दैट ऑफ द व्हाट, नाइट्रोजन। नाउ आई एम गोइंग टू टेक द नेक्स्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट दैट इज फॉस्फोरस। सो इसी तरह से चार्ट बनाएंगे और करते जाएंगे। The next point is phosphorus. ओके, सो अगर ट्रिक याद है कि जो भी माइक्रो एलिमेंट्स थे वो क्या थे, पीके का कौन सा पी, पहला ही पॉइंट क्या है, फॉस्फोरस। सो पहला पॉइंट होगा इट इज अ मैक्रो न्यूट्रिएंट। ये क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है, इट इज एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ, ये जो फॉस्फोरस है ये सॉइल के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है दो डिफरेंट फॉर्म्स में। एक होगा H2PO4 माइनस और नहीं तो HPO4 2 माइनस इन द फॉर्म ऑफ, जिसको हम लोग फोस्फेट आयन भी कहते हैं, इन द फॉर्म ऑफ विच आयन, फोस्फेट आयन के फॉर्म में। ठीक है, दो फॉर्म आपको याद रखने हैं। अगर हाइड्रोजन, सारा खेल किसका है, हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन 2 है तो PO4 पे चार्ज कितना आएगा, -1। अगर हाइड्रोजन 1 है तो आपको PO4 पे कितना चार्ज डालना होगा, 2-। ओके, सो जो फॉस्फोरस होता है वो एब्जॉर्ब होता है इन द फॉर्म ऑफ H2PO4 माइनस, नहीं तो HPO4 माइनस। और जिनको कभी कभार कुछ स्टैंडर्ड बुक में अगर आप पढ़ेंगे तो इनको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो फोस्फेट आयन भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ऑर्थोफोस्फेट आयन भी बोला जाता है। सो फॉस्फोरस इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो इट इज अब्सॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ H2PO4 माइनस और HPO4 माइनस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो फॉस्फोरस प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन। ओके, अगर मैं बोलूं
चाहे वो प्लांट की सेल मेम्ब्रेन हो चाहे वो एनिमल की सेल मेम्ब्रेन हो, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो बनी होती है किस लेयर से? फोस्फोलिपिड बाइलेयर से। यानी जो सेल मेम्ब्रेन होती है इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ लिपिड प्लस फॉस्फोरस, सो इट इज नोन एज फोस्फोलिपिड बाई लेयर। दो लेयर होती है तो इसीलिए बोल दिया इसको फोस्फोलिपिड बाई लेयर। पॉइंट ये है कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें वो किस चीज से बनी हुई है? फॉस्फोरस से। सो फॉस्फोरस प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट और एनिमल, दोनों की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किसी से बनी होगी? फॉस्फोलिपिड बाई लेयर से। नाउ दिस फॉस्फोरस इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियोटाइड, और ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है ये तीन चीजों से मिलकर बनता है। पहले डायग्राम बना लेते हैं। देयर विल बी अ पेंटोज शुगर, इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा शुगर? पेंटोज शुगर। फर्स्ट कार्बन पे देयर विल अटैचमेंट ऑफ नाइट्रोजन बेसेस, यानी जो भी नाइट्रोजन बेसेस है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन, ये सारे। और यहाँ पे पांचवें कार्बन पे, ये फर्स्ट कार्बन, यहाँ पे पांचवें कार्बन CH2O से फॉस्फोरस जुड़ा होता है। ठीक है, इस पूरे स्ट्रक्चर को यहां से लेके यानी पेंटोज शुगर, फिर क्या होगा? नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट, इन तीनों को मिला के बोला जाता है क्या बेटा? न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड। क्लियर है? सो न्यूक्लियोटाइड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग, पेंटोज शुगर, दूसरा क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन बेसिस, प्यूरिन एंड पाइरिमिडिन, और तीसरा क्या है? फॉस्फेट। सो जब आप देख रहे हो न्यूक्लियोटाइड तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है, तीन चीजें, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस और क्या है? फॉस्फेट। यानी न्यूक्लियोटाइड में भी क्या मौजूद है? फॉस्फेट। क्या मौजूद है? फॉस्फेट, यानी कि फॉस्फोरस। और जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक साथ कंबाइंड होते हैं तो बनाते हैं न्यूक्लिक एसिड। सो फॉस्फोरस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार की होती है, या तो डीएनए या तो आरएनए। ओके, डीएनए नहीं तो आरएनए। और डीएनए और आरएनए जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होती है और राइबोन्यूक्लिक एसिड, कुछ वायरसेस की बात कर ले तो वहां जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आरएनए। बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वहां पे जेनेटिक मटेरियल यानी द मटेरियल विच इज ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज डीएनए। क्या बेटा? डीएनए। सो न्यूक्लिक एसिड में भी फॉस्फोरस पाया जाता है, तो इसको मैं हेरिडिटी मटेरियल नहीं कह सकता हूं। हेरिडिटी का मतलब होता है एनी कैरेक्टर्स विच आर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, एंड दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज हेरिडिटी जनरेशन। सो जो चीज ट्रांसफर होती है मेरे पिता से जो मुझे मिली है वो उनका क्या है? मेरी मम्मी से जो मुझे मिली है वो उनका क्या है? डीएनए। क्या है? डीएनए। और डीएनए बेसिकली दैट इज अ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और ये डीएनए बनता कैसे है? वेरियस लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। क्या कहेंगे? न्यूक्लियोटाइड की एक लंबी चेन होती है डीएनए को फॉर्म करने के लिए। समझिए, तो ये जो न्यूक्लियोटाइड में क्या है? फॉस्फोरस है कि नहीं है? तो जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड साथ में आएंगे जो बनाएंगे डीएनए, उसमें भी बहुत सारे क्या होंगे? फॉस्फोरस। सो फॉस्फोरस फाउंड इन द न्यूक्लिक एसिड एंड इन द डीएनए और आरएनए, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फॉस्फोरस इज नोन एज क्या बोलेंगे? हेरिडिटी एलिमेंट। ठीक है, इतनी पॉइंट्स आगे समझ में। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें, phosphorus also present in NADP जो कोएंजाइम होती है। क्या होती है? phosphorus is also present in a enzyme that is known as the NADP. Full form of this enzyme is
निकोटिन अमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। सो इसको लिख लीजिएगा, दैट इज निकोटिन अमाइड एडेनिन, N for nicotinamide, A for adenine, D for dinucleotide and phosphate. So NADP, this coenzyme also contain what? Phosphate. So it is there. जब आप पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स में तो वहां पे दो प्रकार की इंजाइम्स होती हैं, एक होती है सिंपल इंजाइम और एक होती है कॉम्प्लेक्स इंजाइम। तो जो कॉम्प्लेक्स इंजाइम होती है वो दो पार्ट से मिलकर बनती है, एक होता है प्रोटीनियस पार्ट और एक होता है नॉन प्रोटीनियस पार्ट। जो प्रोटीनियस पार्ट होता है उसको बोलते हैं एपो एंजाइम और जो नॉन प्रोटीनियस पार्ट होता है उसको बोलते हैं कोफैक्टर। और कोफैक्टर्स में तीन अलग अलग प्रकार के कोफैक्टर्स हो सकते हैं, तो प्रोस्टेटिक ग्रुप जो हमने पढ़ रखा होगा बायोमोलिक्यूल्स में, उसके बाद सेकेंड दैट इज द कोएंजाइम एंड मेटल आयंस। सो कोएंजाइम की बात कर रहे हैं तो NADP, निकोटिन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, इज अ कोएंजाइम व्हिच कंटेन्स फॉस्फोरस इन इट। ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स। और अगर बात करेंगे, फॉस्फोरस इज ऑल्सो फाउंड इन ATP, दैट इज नोन एज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्या बोलेंगे इसको? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है ना, इसको हम लोग एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी। यानी हमारी बॉडी में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो किस फॉर्म में होती है? ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। So it also contains phosphate. So whenever the question is asked, the element which is concerned with the energy providing, that will be the what? Phosphorus. क्या होगा? Phosphorus। और अगर आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी प्रोवाइडिंग कंपाउंड, there will be some again magnesium is also there। क्या मैंने बोला? मैग्नीशियम। तो याद रखिएगा दो कंपाउंड होते हैं, तो कहीं पे मैं लिख देता हूं नोट डाल के एनर्जी गिविंग एलिमेंट दो होते हैं, एक हो जाएगा आपका फॉस्फोरस और दूसरा हो जाएगा मैग्नीशियम। ओके, सो एनर्जी गिविंग एलिमेंट्स की बात करेंगे तो फॉस्फोरस और मैग्नीशियम हम लोग पढ़ेंगे, मैग्नीशियम कुछ देर बाद। लेकिन अभी तक यहां तक जो भी पॉइंट्स हैं आप लोग नोट कर लीजिए। एक पॉइंट बस इसके बारे में मुझे और बताना है अबाउट द फॉस्फोरस। व्हाट? जो ये फॉस्फोरस होता है ये प्रेजेंट होता है सारे के सारे फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन में। किसमें? मैंने बोला फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन में। एक बड़ा ऐसा रिएक्शन नहीं है। फॉस्फोराइलेशन का सिंपली मतलब होता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट। किसका एडिशन? फॉस्फेट। अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं सिंपल वाला, जैसे अगर मान लीजिए ADP है, क्या है? ADP में आप फॉस्फेट जोड़ दो, यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है मेरे पास। क्या है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है। उसमें जैसे ही मैंने क्या जोड़ दिया? फॉस्फेट जोड़ दिया,
तो बन जाएगा क्या, ATP, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या बोलेंगे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो सिंपली जो भी फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन होते हैं उसमें भी क्या मौजूद होता है, फॉस्फोरस। और फॉस्फोराइलेशन का मतलब ही होता है सिंपली एडिशन ऑफ फॉस्फेट टू एनी रिएक्शन, दैट इज नोन एज द फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन। जैसे कि एडीपी है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, जैसे ही ऐड हुआ है फॉस्फेट तो क्या बना लिया है, एटीपी। क्लियर है। एंड लास्ट पॉइंट, it is also found in certain proteins। अगर मैं बात करूं कुछ फूड आइटम्स की बात कर लेता हूं, जैसे कि फिश हो गया, मीट हो गया, बेसिकली इनमें जो कंटेंट होता है वो होता है प्रोटीन, लेकिन उस प्रोटीन में ऑर्गेनिक फॉर्म में कुछ फॉस्फोरस भी क्या होता है, मिक्स होता है। सो जो ये फॉस्फोरस है ये पाया जाता है, इट इज फाउंड इन सर्टेन प्रोटीन्स, उन प्रोटीन्स के अंदर में ये मिक्स्ड होता है। ओके, सो इट इज आल्सो फाउंड इन सर्टेन प्रोटीन। जैसे कि मीट की बात कर लेंगे आप, अगर बात करेंगे फिश की बात कर लेंगे, इन सबों के अंदर में ऑर्गेनिक फॉर्म में क्या छुपा होता है, क्या उनमें मिक्स होता है, दैट इज फॉस्फोरस। ओके, और जो लास्ट पॉइंट है जिसको हम डेफिशिएंसी की अगर बात करेंगे तो इसकी वजह से ज्यादा कुछ डेफिशिएंसी सिम्टम नहीं आते हैं, लेकिन प्रीमैच्योर डेथ हो सकती है, लीफ जो होता है वो फॉल होता है। यहां अगर फॉस्फोरस की क्या हो गई, डेफिशिएंसी होगी, तो इसकी डेफिशिएंसी से जो लीफ होते हैं वो मैच्योर होने से पहले ही उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, वो फॉल हो जाएंगे। ये मैच्योर होने से पहले ही सारी पत्ते गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं, तो उनको यानी कि वहां पे किस चीज की कमी हो गई है, तो ये किस चीज की, फॉस्फोरस की। किसकी कमी हुई है, फॉस्फोरस। नोट इट डाउन। अब हम लोग नेक्स्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट लेंगे, दैट इज व्हाट, पोटेशियम। क्या लेंगे हम लोग, पोटेशियम। तीसरा है, तो सबसे पहले याद रखिएगा K+। सो अगर सेल की बात करें तो सेल में ये मोनोवैलेंट कटायन के रूप में क्या मौजूद होता है, कौन, पोटेशियम। तो इसमें मोनोवैलेंट कटायन की बात करेंगे, यानी कि ये फ्री फॉर्म में पाया जाता है, फ्री फॉर्म में, फ्री मोनोवैलेंट कटायन। फ्री मोनोवैलेंट कटायन यानी अगर बात करेंगे तो ये किस फॉर्म में पाया जाएगा, K+ के फॉर्म में। किस फॉर्म में, मोनोवैलेंट मतलब कितना, उस पे चार्ज होगा 1, दैट इज द फ्री मोनोवैलेंट कटायन के फॉर्म में पाया जाता है इनसाइड सेल। अगर सेल की बात करेंगे तो इसमें इसी फॉर्म में पाया जाता है। सो अगर मैं बोलूं एब्जॉर्ब भी किस फॉर्म में होगा, तो ये पोटेशियम एब्जॉर्ब भी किस फॉर्म में होगा, मोनोवैलेंट कटायन के फॉर्म में, क्योंकि सेल के अंदर में इसी फॉर्म में पाया जाता है। तो भैया अगर मिट्टी से आएगा तो किस फॉर्म में, K+ या मोनोवैलेंट कटायन के फॉर्म में ही आएगा। उससे पहले इट इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट, छूट गया ना। तो अगर याद होगा पीके का कौन सा मग, पीके का कौन सा मग, याद है। तो यहां आपको देखने में ना पी के, दूसरा ही वर्ड क्या है, के फॉर पोटेशियम। सो इट इज अ ट्रिक फॉर लर्निंग ऑल द मैक्रोन्यूट्रिएंट। सो इट इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट।
एवरीथिंग क्लियर। यानी पोटेशियम की अगर बात करेंगे तो ये हमेशा फ्री फॉर्म में पाया जाता है, K+ के फॉर्म में इनसाइड द सेल। तो ये एब्जॉर्ब भी होगा किस फॉर्म में, K+ के फॉर्म में, और इट इज अ मैक्रो न्यूट्रिएंट। अगर बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, पोटेशियम रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट, कहां पे पोटेशियम की जरूरत सबसे ज्यादा पड़ती है, ये पॉइंट्स को आपको याद करने के थोड़ी सी ध्यान लगाना होगा। जितने भी यंग सेल्स होंगे, अगर मान लो रूट है तो रूट का जो टिप होगा वहां पे नई सेल्स होंगी, शूट है तो शूट के टिप पे, तो जहां कहीं भी न्यू सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा होगा वहां पे आपको पोटेशियम की जरूरत पड़ेगी। तो जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, मेरिस्टमेटिक टिश्यू, सो ये सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड होती है किसमें, मेरिस्टमेटिक टिश्यू में। दूसरा अगर बात करेंगे तो कहां रिक्वायर्ड होंगी, रूट टिप्स में, बड्स में, जहां से जनरली क्या होते हैं, फ्लावर उगते हैं, उसकी बात हो जाएगी, और यंग लीफ। ओके, सो पोटेशियम की अगर बात करेंगे तो ये लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं इन मेरिस्टमेटिक टिश्यू, और कहां पे, रूट टिप पे, बर्ड से जहां पे फ्लावर आएंगे, और लीफ पे। ठीक है, अब एक छोटी सी ट्रिक है जिसकी वजह से हम सारे फंक्शंस इसके याद कर सकते हैं कि व्हाट आर द मेजर फंक्शन ऑफ पोटेशियम। पहले ये कर लें, पोटेशियम किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, K+, इट इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट, और ये हमेशा किस फॉर्म में पाया जाता है, K+ के फॉर्म में ही पाया जाएगा। पोटेशियम रिक्वायर्ड होता है लार्ज अमाउंट में, पर्टिकुलर किसके लिए, मेरिस्टमेटिक टिश्यू के लिए, रूट टिप के लिए, बड्स के लिए, और लीफ के लिए। तो व्हाट इज द सिंपलेस्ट ट्रिक टू लर्न द ऑल द फंक्शन, जितने भी फंक्शन है ना पोटेशियम के, सो ट्रिक टू लर्न फंक्शन ऑफ पोटेशियम। तो एक ट्रिक है जिससे आप पोटेशियम के सारे फंक्शंस को लर्न कर सकते हैं। कैसे, अगर देखिए कोरोना चल रहा है तो जनरली कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि क्या है भैया, एसी से दूर रहे, क्या रहे, दूर रहे, ठंडे टेम्परेचर से दूर रहे। तो इंग्लैंड में बहुत फैला हुआ है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन किसी ने पूछा, क्यों इंग्लैंड में एसी स्टॉप है। क्या क्वेश्चन पूछा, क्यों इंग्लैंड में क्या स्टॉप है, एसी स्टॉप है। इसी में सारे फंक्शन आ जाएंगे, क्यों से लिया के, मतलब ये ट्रिक किसके लिए है, पोटेशियम आयन के लिए। किसके लिए है, पोटेशियम आयन के लिए। ओके, सेकेंड अगर बोलें तो ये जो पोटेशियम होता है ई से, इंग्लैंड से ई से होगा, इट स्टैंड फॉर इंजाइम एक्टिवेशन। क्या बोलेंगे इसको, यानी जो ये पोटेशियम होता है ये किस चीज को एक्टिवेट करने में मदद करेगा, इंजाइम, सेवरल एंजाइम जिनके एक्टिवेशन में मदद करता है कौन, पोटेशियम। सो इंजाइम एक्टिवेशन में भी मदद करेगा। एसी, अगर एसी की बात करेंगे, इट सिंपली स्टैंड फॉर अनायन कटायन बैलेंस। अगर एसी से याद रखना है तो होगा अनायन कटायन बैलेंस को मेंटेन करना है विद इन द सेल इज ऑल्सो डन बाय द पोटेशियम। आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा और नहीं भी पढ़ा होगा तो पढ़ेंगे, एक पंप होता है जिसको हम लोग कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। क्या बोलते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप। और ये पंप जो होता है 3 सोडियम को सेल से बाहर फेंकता है और 2 पोटेशियम को बाहर से
अंदर फेंकता है, यानी इट इज अ पंप जहां पे एक सेल के अंदर में क्या हो रहा है बेटा, अनायन और कटायन की रेशियो को बैलेंस करने में कौन मदद कर रहा है, तो ये पोटेशियम। कौन मदद कर रहा है, पोटेशियम। सो अनायन कटायन बैलेंस में भी मदद कौन करता है, पोटेशियम। ओके, देन स्टॉप से लेंगे स्टो, जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग, तो जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है जिससे सेल का क्या हो जाता है, टर्जिडिटी मेंटेन होता है। सो स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग और टर्जिडिटी ऑफ सेल इज, सो स्टोमेटा के क्लोजिंग और ओपनिंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द टर्जिडिटी ऑफ द सेल। सो टर्जिडिटी ऑफ सेल को भी मेंटेन कौन कर रहा है, पोटेशियम। स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग में भी कौन मदद कर रहा है, पोटेशियम। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, that is P. P simply stand for protein synthesis. So जितने भी फंक्शंस थे आपके वो सारे के सारे कंप्लीट हो गए। दैट इज क्यों इंग्लैंड में ऐसी स्टॉप है, सिंपली के सिंपली स्टैंड फॉर किसके लिए ट्रिक है, पोटेशियम आयन के लिए। ई इंग्लैंड से एंजाइम एक्टिवेशन, एसी से अनायन कटायन बैलेंस को मेंटेन करता है। स्टो मींस क्या हो जाएगा, स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग, और इट इज स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग समहाउ रिलेटेड टू द टर्जिडिटी ऑफ सेल। एंड पी फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। राइट इट डाउन। ओके, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट, दैट इज द व्हाट विल हैपन due to the deficiency of potassium. डेफिशिएंसी अगर हो जाए, पोटेशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो इसकी वजह से क्या होगा, तीन चीजें होंगी जो पहले हम लोग जिससे वाकिफ हैं। नेक्रोसिस ऑफ ओल्डर टिश्यू। अगर आपको याद है नेक्रोसिस के लिए यानी जो सेल डेथ होती थी उसके लिए भी एक ट्रिक बनाई थी, कौन सा, कुक का मग। क्या बनाया था, कुक का मग, अगर याद होगा, कुक का मग। तो यहां आपको क्या दिख रहा है, के फॉर पोटेशियम। सो नेक्रोसिस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल थे, कॉपर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, तो उसमें एक पोटेशियम भी है। सो पोटेशियम की अगर क्या होगी, डिफिशियंसी होगी, तो उसको जैसे नेक्रोसिस देखने को मिल सकती है ऑफ द ओल्डर पार्ट्स। पहला तो ये हो गया। दूसरा, अगर याद होगा, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, तो यहां पे भी क्या था, मॉन्क्स। क्या था, मॉन्क्स। और के सिंपली स्टैंड फॉर पोटेशियम। सो इसके वजह से सेल डिवीजन भी क्या हो सकता है, रुक सकता है। तो ऑल दीज आर वी आर फेमिलियर विद दैट। लेकिन एक और चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं मोटल्ड, MOTTLED, मोटल्ड। मोटल्ड सिंपली मीन्स होता है इंटरवीनल मोटल्ड क्लोरोसिस। अब ये मोटल्ड क्लोरोसिस, मोटल्ड और इंटरवीनल क्लोरोसिस ऑफ ओल्डर लीफ, ऑफ ओल्डर लीफ की बात करेंगे या ओल्डर पार्ट्स की बात करेंगे। तो ये इंटरवीनल क्लोरोसिस का मतलब क्या होता है, सुनिए। जैसे ये कोई लीफ है, ठीक है, ठीक है, जो ये पार्ट मैंने बताया था इसको क्या बोला था, मिडरिप। क्या बोला था, मिडरिप। और जो ये नसें लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं इसी को मैंने क्या बोला था, वेन्स। क्या बोला था, वेन्स। अब अगर मान लीजिए ये वेन पहली है, ये वेन दूसरी है, ये तीसरी है, इन दोनों वेन्स के बीच का जो जगह है, ये वाला, ये वाला,
इसी जगह को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरवीनल एरिया नहीं बोल सकते हैं। सो जो इंटरवीनल एरिया होता है इन वेन्स के बीच का, ये हो जाता है कैसा बेटा, येलो। कैसा हो जाएगा, येलो। सो इसीलिए जो पोटेशियम की डेफिशिएंसी होती है उससे क्या हो सकता है, मोटल्ड क्लोरोसिस, दैट इज द इंटरवीनल क्लोरोसिस इज नथिंग बट जो ये वेन्स के बीच का जो इलाका है इंटरवीनल इलाका कहलाएगा, और वो कैसा हो जाता है, येलो कलर। सो इसीलिए उसको बोला मोटल्ड और इंटरवीनल क्लोरोसिस। क्लियर है। ये जो वेन्स होंगी ये तो ग्रीन होंगी, कैसी होंगी, ग्रीन, लेकिन जो बीच का इलाका होगा वो कैसा हो जाएगा, येलो। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द मोटल्ड क्लोरोसिस। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, पोटेशियम। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट or the next element which I am going to take, that is boron. Boron simply stand by B. Okay, अगर आपको याद होगा तो हमने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की एक ट्रिक तैयार की थी, अगर याद होगा तो, मोनी कॉल भुवन क्या बोली थी, फेकू मंजन, याद है, मोनी कॉल भुवन, बी फॉर सिंपली क्या था, बोरॉन। क्या था, बोरॉन। सो ये जो ट्रिक थी हमने याद की थी किसके लिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट की। तो ये भुवन यानी बोरॉन किस में आ रहा है, माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो पहला तो यही होगा, बोरॉन इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट। पहला पॉइंट यही होगा, इट इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट। पहला पॉइंट समझ में आया, जैसे सबसे सब करते आ रहे हैं। और इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, इट इज absorbed in the form of, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2 या 3 साल पहले पूछा गया था और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज अब्सॉर्ब्ड इन 2 फॉर्म्स, BO3 3- BO3 3- और B4O7 2-, जिसको हम लोग बोरेट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, बोरेट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोरेट भी बोलते हैं। तो आपसे ये बोरेट नहीं पूछेगा, डोंट वरी अबाउट ऑल दिस थिंग, लेकिन ये सीधे सीधे पूछता है कि बोरॉन इज एब्जॉर्ब इन विच फॉर्म। तो आपको याद रखना होगा किस फॉर्म में, BO3-, यानी बोरान अकेले नहीं और किसके साथ में, ऑक्सीजन, या फिर B4O7 2- के साथ में। सो इस फॉर्म में BO3 3- नहीं तो B4O7 2-, इन 2 फॉर्म में, बोरेट के फॉर्म में ये एब्जॉर्ब होता है। इट इज एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ BO3 3- और B4O7-। अब इसके लिए भी एक ट्रिक है to learn all the function of boron. So trick to learn function of boron. So अगर इस ट्रिक को आपने पढ़ लिया तो बोरॉन के लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी फंक्शंस है बोरॉन के लगभग सारे चीजें आप क्लियर कर जाओगे विद इन अ सिंगल सेंटेंस। तो इसके लिए जो ट्रिक है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, जैसे मान लीजिए मैं ही हूं, तो मेरा एग्जाम है 12 का और मैं केल्विन साइकिल पढ़ना भूल गया। अचानक से मुझे याद आया तो मैंने सोचा अरे यार ये तो केल्विन साइकिल बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो हमेशा पूछा जाता है। तो मैंने क्या किया, मैंने डिसाइड किया कि जब मैं कैब में बैठूंगा, कहां बैठूंगा, कैब सिंपली मींस बस में, ट्रक में, कहीं से भी, जिस वजह से आप कहां जाओगे, अपने स्कूल जाते होगे बैठ के, दैट इज कैब।
सिंपली कार लाइक स्ट्रक्चर। कैब में बैठ के मैं कौन सा साइकिल पढ़ूंगा? C3 साइकिल। कौन सा साइकिल? C3 साइकिल। वहीं से ट्रिक बनी है, दैट इज कैब में पढ़ो, कैब में पढ़ो कौन सी साइकिल? C3 साइकिल। सो कहां पढ़ना है आपको? कैब में। कैब में पढ़ना है C3 साइकिल। सो Ca सिंपली स्टैंड फॉर कैल्शियम डाइपॉजिटिव आयन और B सिंपली स्टैंड फॉर बोरॉन। तो इन दोनों का मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब कभी भी कैल्शियम का यूटिलाइजेशन होगा तो वहां पे बोरोन का होना अति आवश्यक है। अगर मान लीजिए वहां पे बोरोन नहीं है तो कैल्शियम का कभी भी यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। सो ये लाइन लिखी हुई है, बोरॉन इज रिक्वायर्ड, बोरॉन इज रिक्वायर्ड फॉर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम +2 आयन। इसका मतलब मैं ये भी बोल सकता हूं कि जो कैल्शियम है और बोरॉन है एक साथ ही एब्जॉर्ब होते हैं, है कि नहीं है? अगर बोरॉन होगा तो ही कैल्शियम जाएगा। इसका मतलब सिंपली क्या बोल सकता हूं कि दोनों एक ही साथ क्या हो सकते हैं? बोरॉन एंड कैल्शियम आर एब्जॉर्ब्ड टुगेदर। नहीं बोल सकता हूं क्या? सो आप बोल सकते हैं कैल्शियम और बोरॉन, कैल्शियम एंड बोरॉन, कैल्शियम एंड बोरॉन आर एब्जॉर्ब्ड टुगेदर। यानी ये अच्छे वाले दोस्त हैं। क्या है? दोस्त। कोई भी काम करेंगे अकेले नहीं करने वाले हैं, दोनों मिलके क्या करेंगे? साथ में करेंगे। पढ़ना भी साथ है, बदमाशी भी साथ में कर रहे हैं। सो कैल्शियम और बोरॉन एक दोस्त है। तो जहां जहां कैल्शियम होगा वहां वहां बोरॉन, यानी बोरॉन की जरूरत पड़ेगी किस चीज के लिए? फॉर ऑप्टिक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम। सो कैप समझ में आ गया। में तो बेटा ये जो बोरॉन होता है ये मेम्ब्रेन फंक्शनिंग में भी मदद करता है। मेम्ब्रेन फंक्शनिंग सिंपली जो सेल मेम्ब्रेन होती है उनकी फंक्शनिंग को, किसी चीज को अंदर बाहर जाना, परमिएबिलिटी, ऑल दिस थिंग्स और जो मेम्ब्रेन की जो फंक्शनिंग होती है उसको भी कंट्रोल कौन करता है? आपका बोरॉन। कौन करेगा? बोरॉन। पढ़ो से पी निकालो, पी मतलब हो जाएगा पोलन जर्मिनेशन। क्या हो गया? पोलन जर्मिनेशन। सो अगर मैं बोलूं कि ये जो पोलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन होता है उसमें भी कौन मदद करता है? आपका कौन? बोरॉन मदद करता है। उसके बाद जो ये साइकिल है, जो मैं साइकिल लर्न कर रहा हूं, दैट इज C3 साइकिल। तो मैं लिख लेता हूं C1, C2 और C3। तो ये जो 3 साइकिल हैं वो अलग अलग हैं। C1 का मतलब हो जाएगा सेल इलोंगेशन। क्या मैंने बोला? सेल का इलोंगेशन वो भी कौन कराता है? बोरॉन। सेकेंड दैट इज सेल डिफरेंशिएशन। सेल का अगर डिफरेंशिएशन भी कराना होगा तो कौन कराएगा? बोरॉन। कौन कराएगा? बोरॉन। और जो थर्ड पार्ट जो आपको यहां पे दिख रहा है, जो दिख रहा है यहां पे, ये है आपका कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन या फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। ध्यान से सुनिएगा, जो बात मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन का सिंपली मीनिंग है कि जो खाना बनता है, बेसिकली जो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के बाद प्रोडक्ट बनता है, स्टेबल प्रोडक्ट C6H12O6, दैट इज ग्लूकोज। एंड आप बताइए, मुझे भी मालूम है जाइलम इज समहाउ रिलेटेड टू द
ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। और जो फ्लोएम होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है किस चीज के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स का ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। सो कार्बोहाइड्रेट का ट्रांसलोकेशन या उसी को क्या बोलेंगे, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, क्योंकि फ्लोएम बेसिकली किस चीज का ट्रांसलोकेशन करता है, कार्बोहाइड्रेट के लिए। सो C3 से आया सेल इलोंगेशन, सेल डिफरेंशिएशन या फिर कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन। ये मेन फंक्शन है किस चीज का, बोरॉन का। तो ट्रिक है, कैब में पढ़ो, क्या करो, कैब में पढ़ो कौन सी साइकिल, C3 साइकिल, Ca जो होगा Ca+2, यानी बोरॉन की अति आवश्यकता है किसके यूटिलाइजेशन के लिए, कैल्शियम के यूटिलाइजेशन और अपटेक के लिए बोरॉन चाहिए ही चाहिए। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि कैल्शियम और बोरॉन दोनों एब्जॉर्ब होते हैं एक साथ में। मी फॉर मेम्ब्रेन फंक्शनिंग, तो मेम्ब्रेन की जो फंक्शनिंग होती है उसमें भी बहुत सारी मदद करता है। पी फॉर पढ़ो मतलब पोलन जर्मिनेशन में भी बोरॉन मदद करेगा। C3 सेल इलोंगेशन, सेल डिफरेंशिएशन और कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन, इन तीनों में भी मदद करता है कौन, आपका बोरॉन। एक पॉइंट जो नोट पॉइंट आप लिख सकते हैं, बोरॉन एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है। कौन, क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट, अभी हमने पढ़ा। लेकिन इसको छोड़ के बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट होंगे जो इंजाइम एक्टिवेशन में मदद करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको छोड़ के यानी कि बोरॉन को छोड़ के बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो किस चीज का एक्टिवेशन करते हैं, इंजाइम एक्टिवेशन। लेकिन यही एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है जिसका कोई भी रोल नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, किसी भी इंजाइम को एक्टिवेट नहीं करता है। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप नोट पॉइंट में भी लिख सकते हैं। It is, or we can say that boron is only micronutrient which is not associated with enzyme activation, यानी बोरॉन का बाकी जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनका एंजाइम एक्टिवेशन में रोल होता होगा, लेकिन बोरॉन का कहीं से भी कोई भी रोल नहीं है किस चीज में, एंजाइम एक्टिवेशन में। क्लियर है, दैट इज बोरॉन। ओके, सो नोट पॉइंट लिख लीजिएगा, बोरॉन इज ओनली माइक्रोन्यूट्रिएंट विच इज नॉट, याद रखना, नॉट एसोसिएटेड विद एंजाइम एक्टिवेशन। लास्ट पॉइंट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अगर मान लीजिए बोरॉन की डेफिशिएंसी हो गई, क्या हो गई, डेफिशिएंसी ऑफ बोरॉन, तो इसके वजह से होता है स्टाउट एक्सिस, का मतलब हो गया टर्मिनल बड। यानी अगर मैं सिंपली बोलूं, जैसे कोई प्लांट होता है तो एक जो होती है बड यहाँ आसपास में निकलेगी और एक बड अगर यहाँ है, तो जो ये बड होती है इसको हम लोग बोलते हैं एडवेंटेशियस बड। क्या बोलते हैं, ओके, दैट बड इज नोन एज एडवेंटेशियस बड और सिंपली नोन एज द ऑक्सिलरी बड। क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सिलरी बड। और एक ये होती है टर्मिनल बड और एंड बड भी बोलते हैं। यानी अगर टर्मिनल बड आ गया और एंड बड आ गया तो वहां पे फ्लावर हो जाएगा, उसके ऊपर आपकी ग्रोथ होने वाली नहीं है, यानी ग्रोथ वहीं पे क्या हो जाएगी, थोड़ा रुक गई। सो स्टाउट एक्सिस, अगर मान लीजिए आपका प्लांट की ग्रोथ ऊपर नहीं हो रही है, वहां पे टर्मिनल बड फॉर्म हो गए हैं, तो ये किसकी डिफिशियंसी से हुआ है, किसकी डिफिशियंसी से, यहाँ टर्मिनल बड आ जाएगा तो एंड बड, नाम में छुपा एंड बड, यानी कि क्या हो जाएगी, ऊपर हाइट नहीं बढ़ेगी, दैट इज नोन एज द एंड बड। और ऑक्सिलरी बड एक ऐसा बड होता है जहां से क्या होता है, नई नई